हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है जो आपका। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बहुत अच्छी सी बातें। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे क्लास 12 में भी आए हों या क्लास 12 इस साल बोर्ड है उनके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अपने डाउट्स और अगर आपको कोई हमारे ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल करना है तो यहाँ आप एनरोल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। हाँ जी, कंसेप्ट ऑफ एडी। कंसेप्ट ऑफ एडी। एडी का मतलब सर एप्पल और डॉग? अरे नहीं बेटा, एडी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड को समझने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं होता कि ये किसी एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है। एडी डजंट मीन या डजंट रेफर एनी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। एडी का मतलब होता है मार्केट में जितनी भी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है, डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंट नंबर 1 साथ साथ नोट करते जाइएगा बेटा अगर आपको दिक्कत आए तो, है ना। पॉइंट नंबर 2, एडी को हम मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर, जो कि आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च जो खत्म होता है। तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट है? एक तरीके से फ्लो कंसेप्ट है सर। कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट है। ये 2 पॉइंट आप अच्छे से क्लियर हुए होंगे, पहला और दूसरा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आता है जो आपका एडी है, एग्रीगेट डिमांड। इसको हम मेजर जो करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, या तो जनरल प्राइस लेवल से, उसकी कीमत से, इकोनॉमी की जनरल प्राइस लेवल से, या लेवल ऑफ इनकम जो लोगों की है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि सर अगर हम एडी को मेजर करते हैं जनरल प्राइस लेवल से तो इन दोनों के बीच होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। किसके बीच में? प्राइस लेवल के बीच में और एडी के बीच में। तो नेगेटिव रिलेशन है तो इनका जो एडी का कर्व होगा वो क्या होगा सर? डाउनवर्ड होगा। एडी का कर्व जो होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। और अगर एडी का मेजरमेंट किया जा रहा है लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल से, तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा। और जो एडी का कर्व है वो अपवर्ड होगा। लेकिन जो आपका क्लास 12th है उसमें सिर्फ आपका जो रिलेशन चलेगा वो एडी का चलेगा लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल से, पॉजिटिव रिलेशन। और एडी का जो कर्व होगा वो अपवर्ड होगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जो एडी होता है बेटा, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड लोगों का वो खर्चा है जो वो प्लान कर रहे हैं खर्च करने के लिए। एक्चुअल खर्चा नहीं होता, जो वो प्लान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एडी अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्रीगेट डिमांड, ओके सर एग्रीगेट डिमांड। मार्केट में हमारे 4 सेक्टर होते हैं। यस सर 4 सेक्टर होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जी हाँ सर, इन चारों सेक्टर द्वारा फाइनल गुड्स पर, आई होप फाइनल गुड्स आपको पता होगा, इन चारों सेक्टर्स द्वारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो खर्च करने की सोची जा रही है 1 साल के अंदर,
उसको हम क्या कहते हैं, एडी। और इकोनॉमिक्स में जब कोई चीज प्लान्ड होती है तो एडी एक तरीके से आप प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, और जब कोई चीज प्लान्ड होती है तो उसके हम लिखते हैं एक्स एंटे। एक्स एंटे मीन्स प्लान्ड, और जब एक्चुअल में हो जाती है तो उसे लिखते हैं एक्स पोस्ट, यानी कि एक्चुअली। पॉइंट इंपोर्टेंट है बेटा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एडी का मतलब क्या हुआ सर, एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। और किसके अनुसार, लेवल ऑफ इनकम के अनुसार, क्योंकि बाकी का जो है वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। क्लियर है, यस सर क्लियर है। अब आगे देखिए, अब यहां पर आता है एक तरीके का कि भाई हमारा जो एडी है, एग्रीगेट डिमांड, इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, इसको हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। तो बात आती है कि भाई इसका बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर का मतलब, एडी मैंने क्या बताया कि सर एडी होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में खर्चा करने के लिए सोचा जा रहा है एक साल के अंदर, उसे हम कहते हैं एडी। और मैंने आपको बताया है कि ये लेवल ऑफ इनकम पर डिनोट होता है, यानी कि इनकम को हम यहां डिनोट करते हैं वाई से। तो अगर मैं आपके सामने एक डाटा लेता हूं, मान लीजिए जो हमारी इनकम है वो कुछ इस प्रकार है, 0, 20, 40, 60, 80, और जो हमारा एडी है यानी कि एग्रीगेट डिमांड या प्लान्ड एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, वो है 30, 35, 40, 45, 50। अब पहला क्वेश्चन ये राइज होगा कि सर यहां इनकम क्या है, 0 है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड है। इस सिचुएशन को याद रखना बेटा, जब हमारी इनकम 0 है फिर भी हमारा कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। इसको हम कहते हैं क्या, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। और यहां पर सर ये 30 है, ये कहां से लिया, ये लिया हमने अपनी सेविंग से, जिसकी वजह से हमारी सेविंग कहां चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। उसके बाद आपने देखा जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे एग्रीगेट जो डिमांड है वो भी हमारी इंक्रीज होती जा रही है, जो बता रहा है कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक। उसके बाद यहां देखिए, ये तो आपका एक तरीके से 20 यहाँ 20 यहाँ 20 से बढ़ रहा है, और ये भी 5, ये 5, ये 5 से बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर इसका कर्व आप बनाओगे तो इस डाटा को जरा आप चाहो तो लिख लेना, मैं आपको कर्व बना के दिखाता हूं। ये मान लीजिए हम एक्स एक्सिस है और इसको मान लेते हैं हम वाई यानी कि इनकम, और इसको मान लेते हैं एडी। इनकम हमारी मैक्सिमम थी 80, या 0, या 20, या 40, यहाँ 60 और यहाँ 80। और जो आपकी एडी था वो क्या था, 45 या 50 था। तो यहाँ दे लेते हैं 10 के हिसाब से, 10, 20, 30, 40 और 50। अब देखिए, जब इनकम 0 थी तब हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन था, यस सर 30 था। तो 0 पर कितना था, 30 था, ये यहां मार्क कर लूंगा, ठीक। इनकम हुई कितनी, 20, और 20 पे कितना था, 35, ये कहीं मैं मान लू यहां, ठीक। उसके बाद इनकम थी 40 और वो भी था 40, तो इसको मान लू मैं यहां, फिर मैं मान लेता हूं यहां, और फिर मैं मान लेता हूं यहां। तो एक जो लाइन जाएगी, जो लाइन जाएगी हमारी किसके लिए, ये देखिए जो ये वाली लाइन है वो अलग जाएगी, और ये वाली लाइन है वो अलग जाएगी। इस पॉइंट को हम कहेंगे जहां पर हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन हुआ, ठीक है ना। तो एडी के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एडी, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, या आप कह सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ एडी। कंपोनेंट्स ऑफ एडी में क्या होता है, कंपोनेंट्स ओएडी डिस्कस किए जाते हैं दो तरीके से। एक जो इकोनॉमी होती है क्लोज्ड, जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी,
और एक होती है आपकी ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारे पास दो तरीके की इकोनॉमी होती है, एक होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी और एक होती है 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब इनमें समझते हैं। देखो मैंने आपको बताया था एडी इक्वल टू क्या होता है, एडी इक्वल टू भाई हाउस होल्ड कौन सा खर्चा करता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सर, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि उसको सी से डिनोट करेंगे। प्रोड्यूसर कौन सा खर्चा करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि उसको आई से डिनोट करेंगे। ठीक, अब क्योंकि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि ये किसी बाहर के जो लोग होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ 3 लोग आएंगे, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट। तो अगर 2 सेक्टर की बात करी जाएगी तो वहां पर सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की बात होगी, और अगर 3 सेक्टर की बात करी जाएगी तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। लेकिन वही बात अगर आ गई ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी में चारों आ गए, एडी भी इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कहते हैं। तो ये तो बात थी आपकी किसकी, एग्रीगेट डिमांड की। अब बात आती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई की। अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है एग्रीगेट प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एक साल के अंदर कितना प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि एएसबी रेफर करता है फ्लो ऑफ गुड्स जो कि प्लान करी जा रही हैं प्रोड्यूसर द्वारा, प्लान करी जा रही है प्रोड्यूसर द्वारा, ठीक है ना। यहां पर भी जो इंपैक्ट चलता है वो किससे चलता है, इनकम से चलता है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम, और इसका भी केस साथ साथ ही चलेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक, अब यहां कुछ फैक्ट आते हैं। तो ये तो आपका हुआ एग्रीगेट सप्लाई। अब जो इस चैप्टर में मेन है, जिससे आपका नेक्स्ट चैप्टर का बेस बनेगा, जिसको हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारे हाउस होल्ड कंजप्शन करता है, हाउस होल्ड कंजप्शन कंज्यूम करने पर जो खर्चा करता है, जिसको हम सी से नोट करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो इस फंक्शन में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट किससे करता है, इनकम से। इनकम ज्यादा कंजप्शन ज्यादा, इनकम कम कंजप्शन कम। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, सी एंड वाई। और ये बिहेवियर बताता है कि जो हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो कैसे बिहेव करेगा अगर इनकम कम होती है, और कैसे बिहेव करेगा अगर इनकम ज्यादा होती है। यानी कि इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा और इनकम घटेगी तो क्या होगा। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इस हमेशा कुछ ना कुछ कंजप्शन तो जरूर होगा, भले ही इनकम हमारी क्या हो, जीरो हो। देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, भले ही आपकी इनकम क्या हो, जीरो हो। और उसको हम क्या कहते हैं सर, उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस, उस कंडीशन को कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। और मैंने क्या बताया, पॉजिटिव रिलेशन है, यस सर पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब इनकम बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगी कंजप्शन कम होगा। क्लियर है ना, पॉजिटिव रिलेशन है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा, बेसिकली आप डाटा के हिसाब से ग्राफ बना सकते हो, है ना, डाटा आप अपने हिसाब से ले सकते हो, अपने हिसाब से ग्राफ बना सकते हो। अब उसमें अब यहां आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है सर कि अगर इनकम बढ़ रही है कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम हो रही है कंजप्शन कम होगा। तो इसके लिए एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम कहते हैं MPC। इसका मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, वाई इंक्रीज हो रहा है, उसके रेस्पॉन्स में कंजप्शन कितना इंक्रीज हो रहा है,
या जैसे जैसे इनकम डिक्रीज हो रही है उसके रेस्पॉन्स में कंजप्शन कितना डिक्रीज हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम निकालते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी, यानी कि इंक्रीज इन कंजप्शन अपॉन इंक्रीज इन इनकम। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। फॉर एग्जांपल इनकम इंक्रीज हुई 100 से 150 और कंजप्शन इंक्रीज हुआ 50 से 80, तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? कंजप्शन कितना बढ़ा सर? 50 से हो गया 80, यानी कि सर 30 बढ़ा। कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। और इनकम कितनी बढ़ी? 50। ये फॉर्मूला होता है आपका एमपीसी। तो अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है जो आपसे शायद बहुत बार कहा भी जाता है, लेकिन उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो डेरिवेशन वाला आता है। जैसे आपका एमपीसी होता है, इसी तरीके से आता है आपका एपीसी, जिसको हम कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि जैसे आप 50 रुपए कमाते हो, जैसे आप 100 रुपए कमाते हो, जैसे आप 200 रुपए कमाते हो, इस पर कितना खर्चा करते हो, तो इसका एक कंजप्शन का एवरेज निकालने के लिए कि कितना एवरेज खर्चा कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि एक रेशियो होता है कि आपने अपनी इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम किया, अपनी इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम किया, जैसे कि सी अपॉन वाई, यानी कि एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। सेम अब मैं बात करूं अगर आपसे कंजप्शन फंक्शन की, तो कंजप्शन फंक्शन को हम एक एल्जेब्रिक फॉर्म में डिनोट करते हैं। कंजप्शन फंक्शन को हम एक एल्जेब्रिक फॉर्म में डिनोट करते हैं, जो होती है C इज इक्वल टू सी बार प्लस डी वाई। यहां पर C का मतलब है कंजप्शन फंक्शन, सी बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजप्शन, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। बी का मतलब है कि कितना इनकम इंक्रीज होने से कंजप्शन कितना इंक्रीज हुआ, तो एक तरीके से कहा जाए कि बी इज इक्वल टू वॉट? एमपीसी है जी सर। और वाई का मतलब है इनकम। ठीक है ना? सो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो कंजप्शन है उसका जो स्लोप लाइन है वो स्ट्रेट है, कांस्टेंट है, तो एमपीसी भी हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है? तो ये तो बात हो गई हमारी कंजप्शन की, एमपीसी की, एपीसी की। ऐसे ही हमारा एक फंक्शन होता है जो दो होता है सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन में क्या होता है सर? सेविंग फंक्शन में इनकम को, इनकम इज इक्वल टू व्हाट? वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, और हमने सी को डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब हमें किसको डिस्कस करना है? एस को। यानी कि जो सेविंग है वो कैसे बिहेव करती है इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से, उसको हम कहते हैं सेविंग फंक्शन, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन किसके? एस एंड वाई के। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ेगी। अगर मैं आपसे एक पूरा चार्ट के साथ डिस्कस करूं, एक न्यूमेरिकल के साथ हम लोग डिस्कस करें, तो देखो मैं यहाँ पे इनकम लेता हूं, वाई है 0, 50, 100, 150। कंजप्शन लेता हूं 20, 60, 100, 140। अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। अब तो अगर आप यहां देखें, अब इनकम 0 हुई है, कंजप्शन 20 का है, तो इसकी वजह से सेविंग हमारी क्या हो जाएगी सर? माइनस के 20। कोई दिक्कत? उसके बाद इनकम 50 की हुई है, कंजप्शन 60 का हुआ है, सेविंग कितनी हो जाएगी? माइनस के 10। इनकम 100, खर्च भी 100, सेविंग कुछ नहीं। इनकम 150, कंजप्शन 140 और सेविंग कितनी होगी? 10। यानी आप देख रहे हो, पहली बात तो ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेविंग है वो कहां चलेगी सर? माइनस में चलेगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजप्शन भी बढ़ रहा है और सेविंग भी बढ़ रही है। इसको कहते हैं, जब आप सी और वाई का रिलेशन देखोगे तो कंजप्शन फंक्शन, और एस और वाई का रिलेशन देखोगे तो सेविंग फंक्शन। जिस तरीके से आपने वहां एमपीसी पढ़ा था, अब पढ़ेंगे एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनकम के चेंज होने से, इंक्रीज होने से, डिक्रीज होने से सेविंग कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, उसको हम कहते हैं एमपीएस, जिसको हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई।
ऐसे ही आता है एपीएस जो रेशियो होता है बिटवीन एस एंड वाई। तो जिस तरीके से आपने कंजप्शन फंक्शन का एक एल्जेब्रिक फॉर्म देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे सेविंग फंक्शन का भी एक एल्जेब्रिक फॉर्म होता है जो होता है एस इक्वल टू माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सारे पॉइंट मालूम है आपको, बस ये माइनस एस बार हमारा ऑटोनॉमस सेविंग यानी कि इस पॉइंट को कहते हैं बी यानी कि एमपीसी। ठीक, अब यहां पर मैं इस चैप्टर को एंड करने से पहले आपको दो डेरिवेशन समझाना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के यानी कि नेक्स्ट वीडियो में तो बहुत काम आएंगे। देखो, आपने बहुत जगह देखा होगा कि सर एपीसी इज प्लस एपीएस इक्वल टू 1 कहा जाता है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये 1 होता है? देखो बेटा, एपीसी का फॉर्मूला क्या, सी अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला क्या, एस अपॉन वाई और इक्वल टू 1। ओके सर, y का एलसीएम ले लो, y एलसीएम ले लिया, c प्लस एस आ गया ऊपर। ओके, आपको मैंने बताया था y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। यस सर, तो ये c प्लस एस की जगह मैं y लिख दूं, y अपॉन वाई इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे ये पहला डेरिवेशन प्रूव हुआ, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। एक सेकंड और आता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अगेन एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। यहां डेल्टा वाई कॉमन, ऊपर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू 1। अब ये डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों डेरिवेशन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उसके रिलेटेड कंसेप्ट खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।